मिशन 2023 में जुटी भाजपा। 24 व 25 नवंबर को भोपाल में संभागवार होगी बैठक। भाजपा अपने विधायकों से पूछेगी सवाल। योजनाओं की जमीनी हकीकत का लेगी फीडबैक। बैठक में भाजपा के मंत्री और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा एक्टिव है। मिशन 23 को लेकर बीजेपी ने अब 24 व 25 नवंबर को भोपाल में संभागवार बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। बैठक में जहां रणनीति पर मंथन होगा, तो वहीं 26 नवंबर को प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी। नहीं, ये तो सामान्य तौर पर हमारे रूटीन बैठकें होती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी समय समय पर हम लोग बैठते हैं। संगठनात्मक काम और सरकार की गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी भूमिका और संगठन की भूमिका, इसलिए रूटीन है। ये कोई अलग से बैठकें नहीं है। तो चाहे विधायक होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, नगर पालिकाएं होंगे, बाकी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका हमारा रूटीन बैठक। एक के बाद एक अलग अलग मोर्चे पर बीजेपी तैयार है। भाजपा के संगठनात्मक जिलों में प्रशिक्षण शिविर 1 दिसंबर से शुरू होगा। कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, संगठन की कार्य पद्धति और व्यक्तित्व विकास सहित 15 विषयों पर प्रबोधन होगा। लेकिन भाजपा की इस तैयारी को कैसे देखती है कांग्रेस, सुनिए। भाजपा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो कानून उन्होंने वापस लिए हैं, उन कानूनों को वापस लेने में देश का जो हित है का भी प्रचार प्रसार करें और बताएं कि साहब जो है कानून लेना क्यों जरूरी था, कि जो काले कानून वापस लेना। ये भी बताएं कि बिजली महंगी क्यों होती जा रही है, रोज कोयला क्यों नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश के बिजली प्लांटों को। इस पर उन्हें विचार विमर्श करने चाहिए, हिसाब किताब मंत्री जी से मांगना चाहिए। भाजपा में बैठक का होना नया नहीं, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए हर पहलू पर नजर है। साथ ही जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जोर भी। देखना होगा कि बैठक में आगामी एजेंडे के लिए क्या सेट भाजपा कर पाती है और कांग्रेस इसका जवाब कैसे दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भाजपा के मिशन 2023 पर, किस तरह से वो चुनावी तैयारियों में जुटी है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मिशन 2023 के लिए क्या है सियासी दलों की रणनीति, क्यों बीजेपी को लेना पड़ रहा विधायकों से योजनाओं का फीडबैक, क्या उपचुनाव के बाद बड़ी सियासी हलचल, क्या बैठकों से तय होगी 2023 की राह। दरअसल बीजेपी की एक खास बात यह है कि जब वो चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद वो फिर कहती है कि हम अगले दिन से ही अगले चुनाव के लड़ने की तैयारी पर आ गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहती है, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम आराम नहीं करते। अब कांग्रेस T20 खेलती है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, और हमारे पास टेलीफोन लाइन पर स्काइप पर मौजूद हैं भाजपा के नेता मिलन भार्गव और कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड पर रहती है। 2023 दूर है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये रूटीन बैठकें हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप बैठक कर रहे हैं तो इस बात का प्रचार भी करें कि 3 कानून जो कृषि के वापस लिए हैं, इसका भी प्रचार करें। तो कांग्रेस भी ये चाहती है कि आप उसके हिसाब से राजनीति करें, और बीजेपी तो कहती है कि हम हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहते हैं, क्योंकि हमारा काम चुनाव लड़ना, जीतना और देश की सेवा करना है। आपकी राय? प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया, आने वाली जो वक्त में जो बैठकें होने जा रही है, चाहे वो प्रादेशिक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो,
वो नियमित ढंग से आंतरिक तौर पर होती रहती है। राजीव जी, आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और नीचे तक किस प्रकार से प्रादेशिक और केंद्र हमारी जो सरकार है उनकी जनहितैषी योजनाओं को नीचे ले जाना, सरकार के साथ प्रचार प्रसार में किस प्रकार से कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए समय समय पर हम लोग बैठते भी है और संवाद करते भी। देखिए, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठता है तो योजनाओं को किस प्रकार से नीचे उतारा जाए, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के विचार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए बैठता है। लेकिन वहीं कांग्रेस देखिए आप किस प्रकार से हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बैठना चाह रही है, हिंदुत्व को आईएसआईएस से कनेक्ट करने के लिए, हिंदुत्व को किस प्रकार से बोको हराम बनाने के लिए एजेंडा चला रही है। और उसका नेतृत्व करता मध्य प्रदेश से ही दिग्विजय सिंह जी, जो देश में प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए बैठते हैं। तो ये दोनों पार्टियों में अंतर है। हम बैठते हैं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए ताकि देश में अस्मिता बनी रहे, एकता बनी रहे, देश में देश की जो संस्कृति है, देश की परंपरा है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से एजेंडा चला रही है हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए, ये भी तय करना होगा। कांग्रेस पार्टी हमको सुझाव ना देकर किस प्रकार से देश की संस्कृति, देश की अखंडता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकती है, उस पर विचार करना चाहिए, ना कि दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद वाले विचारों को आगे बढ़ाने की। सोनिया गांधी जरूर आपका नेतृत्व कर रही है, वो इटली से आई है, हम जानते हैं विदेशी महिला, इसलिए देश की संस्कृति और परंपराओं से वे अच्छे से समझ नहीं पा रही है। इसलिए जिस प्रकार से हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वे उसी को बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वे अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचान कर इस देश की संस्कृति और एकता और हिंदुत्व को लेकर वे काम कर सकते हो, उसको लेकर आगे। मिलिंद जी, आपने सोनिया जी का नाम ले दिया, पूरी चर्चा ही ट्रैक से उतर जाएगी। हम फोकस कर रहे हैं इस बात पर कि इलेक्शन के मोड पर बीजेपी। पांडे जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सोनिया जी के मामले पर ना बोलकर इस पर ही आए कि बीजेपी चुनाव के मोड पर आती है तो कांग्रेस कब कब चुनाव के मोड पर आती है और वो किस तरह से चुनाव की तैयारी करती है। भाजपा का अपना कल्चर है, उसकी संस्कृति है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव पर जुट जाती है। कांग्रेस वनडे खेलती है, अब T20 आ गया है, तो कांग्रेस बहुत शॉर्ट टर्म प्लान करती है और उसके बाद वो 100 मीटर की दौड़ दौड़ती है और वो कई बार जीत भी जाती है, जैसे पिछले चुनाव में होता है कि वो बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी क्या कर रही है, वो अपनी जगह है, कांग्रेस उसे किस ढंग से देखती है और उसकी तैयारी क्या है, ये बताएं। साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नैतिक विषय पर आपने चर्चा की, क्योंकि आज पूरे दिन तरह से विषय को छूता कहते आपने लोग सोचते हैं, तस्दीक करते हैं नए नए विषयों पर, उसको लेकर के आपने चर्चा की। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र से कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और सिर मुड़ाते ही ओले न पड़े। ये बैठक इसलिए हो रही है, हालांकि मैं इस विषय पर न बोलता पर चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र भार्गव जी ने इस विषय को छेड़ दिया तो मैं भी अपनी बात तो पूरी करी हूँ, फिर मैं उस बिंदु पर आता हूँ। वास्तव में ये बैठक इसलिए हो रही है राघवेंद्र साहब कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि 2023 के चुनाव में उस उपचुनाव की तरह आचार संहिता नहीं लगेगी। 4 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के संपूर्ण 52 जिलों पे आचार संहिता लगी रहेगी और उस समय जो मुख्यमंत्री होते हैं सिर्फ एक केयर टेकर मुख्यमंत्री के होते हैं, सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के निर्देशन पे चुनाव आयोजित किया जाता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा को ये भी पता होना चाहिए कि इस पूरे चुनाव में सबसे अधिक बुरी स्थिति किसकी होने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बोया है वो तो उसे काटना पड़ेगा। महंगाई जो है बेलगाम हो चुकी है, खाद्यान्न पदार्थों के दाम बढ़ चुके हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये तो है ही है। आज जो बच्चे पढ़ लिख करके जो नौजवान निकल रहे हैं, जब वो बेरोजगारी के आलम से उनको जूझना पड़ता है, उनको अपने परिवार के बीच को फेस करना पड़ता है, तो हम समझते हैं ये उनके लिए बहुत ही दर्द का विषय होता है, जो अपना सारा जीवन पढ़ाई लिखाई कर में लगाते हैं और उसके बाद भी उनके सामने कोई जो है अपनी बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाते। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के अंदर
महंगाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, नई नई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़े लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन नतीजा वही ढाल के 3 पात की तरह है। तो मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी विचार विमर्श करे कि आज किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। आज जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो करंट देने वाले बिल आ रहे हैं। आज जो कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया था, बिजली का बिल हाफ किया था, इस शिवराज सिंह की सरकार जब सत्ता की चाशनी लेके चौथी बार अपनी सरकार बनाई, लोकतंत्र का गला घोट करके, तो उस सरकार ने गेहूं का, धान का, कपास का, अरहर का, सरसों का, सोयाबीन का, लहसुन का, प्याज का, टमाटर का, गन्ने का बोनस बंद कर दिया। इससे बड़ी पीड़ा किसानों के लिए क्या होगी? ये तो अच्छी बात है कि किसानों ने लगातार 1 साल तक डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उस डिमॉन्स्ट्रेशन का परिणाम था कि देश के प्रधानमंत्री को पांडे जी, सामने झुकना पड़ा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। ये सारी बातें हम बहुत दिन से सुन रहे हैं और महसूस भी करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? देखिए राघवेंद्र साहब जी, हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ ने इसके लिए मंडल, सेक्टर, जिले के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को प्रोग्राम भेज दिया है और ये भी बोल दिया है कि पूरे महीने के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। सिर्फ अखबारों की कटिंग के आधार पर काम नहीं चलने वाला है। आपको जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को जमीनी रूप से उठाना पड़ेगा और जितनी भी जमीनी सच्चाई वो हमको बताना पड़ेगा। लेकिन पांडे जी, कांग्रेस पार्टी पीसीसी चीफ कब सड़क पर आएंगे, मैदान में आएंगे? उन्होंने जारी कर दिया, निर्देश दे दिए हैं कि कार्यकर्ता ये करें, लेकिन लीडर कब सड़क पर आएगा जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ में? क्योंकि कार्यकर्ता तो सड़क पर है ही बेचारे, लेकिन कमलनाथ जी नहीं दिखते हैं। सारे लीडरों के प्रोग्राम डिसाइड हो गए हैं। अभी आपने देखा रेगांव में कमलनाथ जी खुद स्वतः आए थे। 27 तारीख का उनका रीवा के मनगावा में कार्यक्रम है, फिर उनका मंडला में कार्यक्रम है, सीधी में कार्यक्रम है, शहडोल में कार्यक्रम है, कई जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी। चलिए मैं पूछता हूँ, उसके साथ अजय सिंह राहुल जी का कार्यक्रम लगा है, जीतू पटवारी जी का कार्यक्रम लगा है, सज्जन सिंह वर्मा जी का कार्यक्रम लगा है, दिग्विजय सिंह, आपको सारा का कार्यक्रम पीसीसी ने चेकआउट करके रखा है। वो सब आपको जमीनी रूप से देखने को मिलेगा। इसी महीने से उसका परिणाम सामने आएगा। लोग बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास, पूछता हूँ वरिष्ठ पत्रकार जी से। योगीराज जी, अब कांग्रेस भी संघर्ष के मोड पर आ गई है, वो भी स्ट्रगल करेगी, सड़क पर करेगी। और बीजेपी ने तो आपने सुना ही, बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि ये उनकी रूटीन बैठकें हैं। मिलन भार्गव जी ने बता दिया कि बीजेपी का जो पूरा मामला है वो राष्ट्रवाद का है, अस्मिता का है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की चिंता करने का भी है। आपकी राय कि कांग्रेस इसको किस ढंग से ले रही है? और उन्होंने कहा भी, पांडे जी ने, कि ये सारा मामला आपको 1 महीने में दिखेगा, उनके लीडर जगह जगह जा रहे हैं और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। आपकी राय? नहीं, देखिए, कांग्रेस चैतन्य तो हुई है कुछ दिनों में, और यदि वो चैतन्य नहीं हुई तो फिर वो निपटे जाएगी। वो तो चैतन्य तो होना उसकी मजबूरी है। और चूंकि क्या है कि अब आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव फर्स्ट आपका हर्डल्स है, और इसके बाद फिर 2023 विधानसभा चुनाव है। तो इसके दोनों चुनाव की एक साथ तैयारी के मूड में है कांग्रेस और बीजेपी दोनों। अब सवाल सिर्फ यही है कि उस तैयारी को कितनी तत्परता के साथ, कितनी सक्रियता के साथ आप मैदानी क्षेत्र तक ले जाना चाहते हैं। अभी जैसा जिक्र किया, कमलनाथ जी का जिक्र कर रहे थे ब्रजेंद्र पांडे जी, जैसे उपचुनाव हुए अभी और रेगांव सीट कांग्रेस ने जीती। सिर्फ थोड़ा सा यही लगता है कि अब कमलनाथ जी रेगांव के मतदाताओं को तो आभार व्यक्त करने चले गए, लेकिन बाकी सीट भले ही आप हार गए, लेकिन आभार व्यक्त करने में क्या दिक्कत थी? तो आपको मतदाताओं को हमेशा साथ रखना चाहिए। यही मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ कि चाहे आप हारें चाहे आप जीतें, मतदाता तो हमेशा आपका अपना है, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र का हो। आप जीतें तो भी उसके पास जाए, हारे तो भी उसके पास जाए। ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, ये जो बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली बैठकों में मंथन इसी बात पे होगा, क्योंकि अभी तक इतने सारे उपचुनाव हुए हैं। हाल ही में किसान आंदोलन का एक ये बिल वापस लिए गए हैं। इन सबको लेकर भी बीजेपी में हो सकता है जो 23, 24, 25 को जो बैठक हो रही है उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाए। साथ ही विधायकों की राय भी ली जाए कि प्रेजेंट पोजीशन कैसी है पार्टी की, पार्टी के रीति नीति प्रोग्राम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, और उन योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं। कई बार ये होता है कि योजनाएं दिल्ली और भोपाल से तो बन जाती हैं, लेकिन वो लोगों के पास तक उसका लाभ नहीं मिल पाता।
इन तमाम पहलुओं पे ये सब बात करेंगे और इन सब बातचीत का सेंटर ऑफ पॉइंट केंद्र बिंदु केवल नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल। कार्य समिति की बैठक तो 26 नवंबर को, लेकिन 24 और 25 को संभाग की बैठक भी है, भोपाल संभाग की बैठक। मिलन जी, इसमें फीडबैक होगा विधायकों की राय कि विधायकों की बात अफसर कितने सुनते हैं, नौकरशाही सरकार के जो फैसले उसको किस तरह से लागू कर रही है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से संतुष्ट किया जा रहा है, या वो अभी भी छोटे मोटे कामों के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी बातें निकल कर आएंगी और इसमें आपके शिव प्रकाश जी भी हैं, मुरलीधर राव जी भी हैं और पूरा प्रदेश का संगठन रहेगा। लेकिन मुरलीधर राव जी का जो तजुर्बा है 2 बार का, वो थोड़ा सा चुभने वाला भी रहा है। पार्टी इसको लेकर भी सतर्क रहेगी कि वो कहीं दाएं बाएं ना बोल दें कि किसी को जेब में रख लेते हैं, कभी कहते हैं कि लोग नालायक हैं। तो ये चीज़ें भी निकल कर आएंगी। आपकी, मैं इसमें तो राय नहीं पूछूंगा कि राव साहब ने क्या कहा, लेकिन जो विधायकों का फीडबैक आने वाला है वो जरूर कहीं ना कहीं नौकरशाही के खिलाफ जाएगा। आपको लगता है कि इसमें संगठन के साथ साथ सरकार के बीच में समन्वय की जरूरत पड़ेगी? आपकी राय? स्पष्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर चुके हैं। ये निरंतर चलने वाली नियमित रूटीन बैठक है। उन्हीं बैठकों को निरंतर चालू फिर से किया जा रहा है। उसमें हर तरह की बातचीत होगी, किस प्रकार से जनता की जरूरतों के हिसाब से आगामी योजनाएं बनाई जाए, जो योजनाएं चल रही है उसकी किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाए, नीचे तक उतारा जाए, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किस प्रकार से अभी कार्य चल रहा है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे मजबूत किया जा सकता है, उस पर भी बातचीत होगी। रही बात किस प्रकार के एजेंडे की, देखिए कोई नाराजगी नहीं, किसी प्रकार की नौकरशाही हावी नहीं है। ये सब शगुफे हैं जो विपक्ष द्वारा फैलाए जाते हैं। सरकार काम कर रही है। चौथी बार हमारी प्रदेश के विकास में हम अपनी आहुति दे सके, उसमें हर व्यक्ति अपनी आहुति, हर कार्यकर्ता देता है। रही बात कमलनाथ जी के, बहुत अच्छा विषय भी पांडे जी और आपने छेड़ा। कमलनाथ जी दिखाई नहीं देते, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अनाथ महसूस कर रही है। कमलनाथ जी का अपना एक कल्चर है, वे उद्योगपति छवि के नेता रहे हैं और वे अभी भी उसी छवि से चल रहे हैं। वे प्रवास के रूप में मध्य प्रदेश आते हैं, 2 पदों पर काबिज है, नेता प्रतिपक्ष भी हो। क्या वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन वे ईमानदारी से कर पा रहे हैं? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद आज उनसे पूछ रहा है। वे पीसीसी चीफ हैं, लेकिन आज बताइए वे आज तक मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का दौरा नहीं कर पाए। आज भी जो पहली लिस्ट के मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, वे उनसे सीधा संवाद नहीं कर पाते, वे निरंतर बातचीत नहीं कर पाते। क्या कारण है कि वे अक्षम नेतृत्व मध्य प्रदेश में विपक्ष को किस प्रकार से नीचे लेता जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता तिलमिला रहे हैं? वे खुद ही कह रहे हैं, उनका गुस्सा खुद फूट रहा है। आप चाहे अजय सिंह जी से बात कर लीजिए, चाहे दिग्विजय सिंह जी से बात कर लीजिए, सुरेश पचौरी जी से बात कर लीजिए, जो सारे पहली लिस्ट के नेता थे, आज वे कहाँ हैं? वे अपने आप गुमनामी में जी रहे हैं। लेकिन मिलन जी, इससे तो बीजेपी को फायदा है, ये तो आपके लिए लाभ का फायदा है। हम तो लेकिन देखिए राघवेंद्र जी, लोकतंत्र में लोकतंत्र मूल्यों को मानने के लिए अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। हम नहीं चाहते विपक्ष खत्म हो जाए, लेकिन जिस प्रकार के इनके देश विरोधी विचार रहे उनको जरूर खत्म होना चाहिए। देश विरोधी कृत्य जो करते हैं उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष भी एक खूबसूरती का लोकतंत्र को मजबूत करता है। हम तो चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अक्षम नेतृत्व दिशाविहीन हो चुका है, वो हिंदुत्व को अपमानित करने में लगे हुए हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो एजेंडा क्या चला रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल करते कहाँ है? एक सवाल मैं अगले दौर की बात के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। वो सवाल ये कि चुनाव की तैयारी बीजेपी कांग्रेस दोनों कर रही, लेकिन अब जो आने वाले चुनाव है वो है स्थानीय निकायों के, ग्राम पंचायतों के। उसके लिए भी तैयारी मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों में चल रही है। बीजेपी इस पर खुलकर बात करती है, कांग्रेस अभी खुलकर इस पर बात नहीं कर पा रही है तैयारियों को लेकर। मैं लौटूंगा कि ये जो बैठकें हो रही हैं वो क्या नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव पर भी रणनीति बनाएगी, मैं पूछूंगा आपसे। पांडे जी, कांग्रेस कमजोर है, कमलनाथ जी मैदान में कम दिखते हैं, कॉरपोरेट कल्चर के लीडर हैं, ये आरोप भाजपा के कांग्रेस पर लग रहे हैं और ये एक तरह से भाजपा के लिए तो लाभ की चीज है कि जितना विपक्ष कमजोर रहेगा उतना उसके लिए सरकार चलाना आसान होगा, यानी कटघरे में वो कम खड़ा करेगा तो ठीक चलता रहेगा। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो पा रही है? साहब, राजनीति में अगर शुचिता वास्तव में भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश के वजीर आला को, प्रदेश के मुखिया को बताना चाहिए जो बात रामचरितमानस के अंदर आती है कि सचिव पैक्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आश राज धर्म तन 3 कर नाश। मैंने आपसे पहले भी कहा, प्राइस को लेकर 7 करोड़ जनता जो है उबाल मार रही है। मध्य प्रदेश के अंदर चुट्टाई करके, बेईमानी करके, लूट करके
को आप अपने, चूंकि आपकी सरकार है, बाई इलेक्शन में आप चुनाव जीत सकते हैं। इनको पीड़ा इस बात की है कि अभी जो पंचायत का चुनाव होने वाला है, आने वाले समय में स्थायी निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसमें मैं कैसे बेईमानी करूंगा। सबसे बड़ी बात 2023, क्योंकि देश की जनता ने मैंडेट 2018 में जो दिया था, कांग्रेस की तरफ से दिया था, ये बात सच है। इन लोगों ने लोकतंत्र का कत्ल करके अपनी सरकार बनाई। इनको चिंता, इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये जो अभी अपने हरियाली आंसू बहा रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र, इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि इनको भी अच्छी तरीके से पता है कि कांग्रेस के पास एक से एक नेता है। माननीय कमलनाथ साहब के साथ दिग्विजय जी हैं, पचौरी जी हैं, राहुल जी हैं, सज्जन सिंह वर्मा की पूरी लिस्ट है मध्य प्रदेश। लेकिन नगरीय निकाय को लेकर पांडे जी करने में माहिर हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ठोस रणनीति है। कांग्रेस ने हर वार्डों के लिए अपने पर्यवेक्षक कर दिए हैं। जिले में प्रभारी बनाए गए, उन प्रभारियों ने अलग अलग वार्डों के लिए पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इनसे ज्यादा अपना प्रचार नहीं करती, अब इनसे ज्यादा चुनाव के लिए तैयारी करके रखती, दिखावा नहीं करती। जब समय आएगा तो रिजल्ट दिखेगा, वेट एंड वॉच। योगेश जी, एक बार आपको याद होगा, बात पुरानी है, पांडे जी आप भी इसको ध्यान से सुन सकते हैं, मिलिंद जी आप भी, कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, उस समय कांग्रेस नगरीय निकाय के चुनाव में आपस में इतनी भिड़ गई थी कि प्रत्याशी तय नहीं हो पाए थे। पार्षद के लिए प्रत्याशियों के माने नामों की घोषणा नहीं हो पाई थी, और फिर कांग्रेस ने कहा था कि फ्री फॉर ऑल, हम अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर रहे हैं, जो जीतेगा वो हमारा आदमी हो जाएगा। यानी कांग्रेस के सिंबल के बिना, चुनाव चिन्ह के बिना कांग्रेस ने इलेक्शन लड़े थे। एक साल ऐसा हुआ था। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था आपसे कि अगर कांग्रेस की तैयारी है तो फिर कांग्रेस अपने सिंबल पर लोगों को भेजेगी, कहीं ना कहीं ये मैं पूछना चाह रहा था। मैं लौटूंगा आपके पास। राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव चिन्ह कमल से चुनाव लड़ाएगी, प्रत्याशी को तो कांग्रेस लड़ाएगी, ये अभी तय हो जाएगा। दूसरी बात कि लोकतंत्र के अंदर राजनीति एक प्रयोगशाला होती है। देयर इज नंबर ऑफ प्रायोरिटीज, यहाँ बहुत सारी प्राथमिकताएं होती है, उसमें से आपको एक प्राथमिकता चयन करनी होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय की काल परिस्थिति के हिसाब से समीकरण क्या बैठता है। दिग्विजय सिंह साहब ने जो कहा था वो उस परिस्थिति में कहा था, क्योंकि दोनों पार्टियों में अंतर है। एक पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है, एक पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उससे भीतर ये है कि उस चुनाव में सफलता कांग्रेस को नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाया। सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प लेती है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटता हूँ। पार्टी गोडसे के रास्ते पर चलती है, लौटता हूँ आपके पास। अभी गोडसे जी की बात नहीं है योगीराज जी, बात यह कि जनता जानती है अगर तैयारी नहीं हुई तो जैसा मैंने पहले कहा कि एक बार ऐसा भी हुआ था कांग्रेस में कि फ्री फॉर ऑल हो गया था। कांग्रेस तैयारी करेगी तो ये स्थिति नहीं बनेगी और बीजेपी से वो कड़ा मुकाबला कर सकती है। भाजपा तो हमेशा इलेक्शन के मोड पर होती है, ये हमने शुरुआत में कहा। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस तैयारी करेगी तो सच में बीजेपी को टक्कर देगी और कई जगह वो चुनाव जीत भी सकती है? आपकी राय? नहीं, देखिए, टक्कर देने की स्थिति में तो आ सकती है, लेकिन आपको वैसे अपने कार्यकर्ताओं को वैसे आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी एक तरह से देखा जाए, भले ही आपने ये पांडे जी जो बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और बूथ लेवल तक उन्होंने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी, लेकिन वो जो ऊर्जा और जो जोश की आप इस बात से अंदाजा लगाओ, पृथ्वीपुर में जो उनमें भरपूर ऊर्जा थी फिर भी हार गए, तो कहीं ना कुछ दिक्कत तो है ना। तो आपको उस कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मोबिलाइज करना पड़ेगा। अब उस दिक्कत का तो उन्होंने बता दिया कि प्रशासन चूंकि भाजपा के साथ था इसलिए हम सक्रिय होने के बाद भी जीत नहीं पाए। ये उनका कहा, एक शब्द आया था बीच में कि वो लोकतंत्र में चुनाव लूट लिया, जिस पर शिवराज जी ने बहुत आपत्ति जताई थी कि ये मतदाताओं को अपमान है। तो वो कांग्रेस कह चुकी कि हम इसलिए भी वहां हारे गए क्योंकि प्रशासन भाजपा के साथ था। पृथ्वीपुर की जहां तक बात है, नहीं, पृथ्वीपुर में मान लो लूट लिए गए तो फिर रेगांव में क्या हुआ था? तो वाकई कांग्रेस ने लूटे थे क्या? तो लेकिन ये खैर अलग डिबेट का मामला है। लेकिन थोड़ा सा एक सेकंड का समय दीजिए मुझे। रेगांव में वहां के नेता, जो क्षेत्रीय नेता थे, जय सिंह राहुल जी, लोगों ने एक बूथ ताक लिया था। चलिए, मैं लौट रहा हूँ। समय पांडे जी सिर्फ अपने पास भाजपा वाले भूल जाए, एक से 1.5 मिनट का वक्त बाकी है। मैं कह रहा हूँ 2023 का चुनाव का इसलिए जीतेगी क्योंकि तब प्रदेश के अंदर मैं लौटता हूँ पांडे जी, आपसे पूछूंगा समय कम है। मिलिंद जी, आपकी कोई टिप्पणी? अर्थव्यवस्था नहीं कर पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार की ये सोच पे रखते हैं कि जहां हार गए वहां प्रशासन मुस्तैद था और जहां जीत गए वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये इनके विरोधाभास वाली बात है। यही पकड़ा गया इनका झूठ।
देखिए, इनको याद रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात वे कर रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे ज्यादा हनन तो कांग्रेस के राज में ही हुआ है। आपने अभी बात करी कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में इस प्रकार का चुनाव हुआ, क्योंकि उस समय भी कार्यकर्ताओं का टूटा पड़ा था। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढा और खोजा जा रहा है। ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो हारे हुए हैं, चाहे वे खंडवा लोकसभा हारे हो, चाहे वो जोवट में हारे हो, ये आंतरिक लड़ाई जो फूट है वो निकल कर आई है। खंडवा के जो उनके प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि हमें अब कांग्रेस को नीचे मजबूत करना होगा, कार्यकर्ता मिले नहीं, बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता बैठा नहीं। और जोवट में भी कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया पे खुलकर आरोप लगाए कि चुनाव इनके नेताओं ने हराया है। तो ये जनता हरा रही है कि इनके आपसी गुटबाजी चल रही है। एक चीज और ध्यान रखिए, जनता भी अविश्वास जता चुकी है, इनके आपसी गुटबाजी इस प्रकार की आ गई है, वो खुलकर मंच पर बात कर रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए कि अभी तो वोटिंग मशीन का भी मामला आना बाकी है, समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव आएंगे तो ईवीएम का रोना भी रोएंगे। अभी मतलब समय खत्म हो रहा है, अंतिम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया है। राघवेंद्र, आप बड़े विद्वान हैं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बोलेंगे। चलिए, लेकिन आप देर में तैयार हुए, समय निकल रहा है। योगीराज जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। हरियाणा के अंदर सभी प्रदेशों में तो आपने चौथाई सरकार बनाई, आप किस मुंह से अपनी बातें करते हो? और आप इसमें आपको इंटरनेशनल पीएचडी मिली हुई है यार मिलिंद भाई। मेरा तो सर एक ही, कमलनाथ जी वर्तमान में कहाँ है? एक मिनट सुन लेते हैं योगीराज जी क्या कह रहे हैं, मिलिंद जी और पांडे जी। एक सेकंड जी, अंतिम टिप्पणी। मेरा तो ये कहना था कि नगरीय निकाय चुनाव में ना कांग्रेस को कमलनाथ जी को ढूंढना चाहिए, ना शिवराज जी को ढूंढना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव बहुत ही लोकल लेवल के चुनाव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि पिछले इतने सालों से बीजेपी की जो कार्य किए गए हैं, आपके पास भरपूर मसाला है मुद्दे उठाने के लिए। बिल्कुल, आप उसकी तैयारी करें। कह सकते हैं कि समय खत्म हो रहा है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा और ये बताऊंगा कि कांग्रेस के पास गोल्डन समय है, सुनहरा अवसर है भाजपा को कड़ा मुकाबला देने का, बशर्ते कि वो अपनी तैयारी पूरी करे, प्रत्याशियों का चयन ठीक से करे। ऐसा ना हो कि वो फ्री फॉर ऑल की तरह हो जाए। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।